गुड मॉर्निंग सभी को। पीडियाट्रिक को कंटिन्यू करते हुए आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा सेरेब्रल पाल्सी। व्हाट इज द सेरेब्रल पाल्सी, टाइप्स ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी, कहां से सेरेब्रल पाल्सी में क्वेश्चन आने की उम्मीद है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन, सेरेब्रल पाल्सी ऑल्सो नोन एज, सेरेब्रल पाल्सी ऑल्सो नोन एज, यानी कि इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं बच्चों, ये से नो वो है सेरेब्रल पैरालिसिस। क्या है बच्चों? सेरेब्रल paralysis and also known as little disease, also known as little disease। जो सेरेब्रल पाल्सी है उसको लिटिल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, समझ में आ गई बात। एंड उसको दूसरे नाम और है पैरालिसिस पाल्सी, ये से ना उसको बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। तो जो सेरेब्रल पाल्सी है उसको सेरेब्रल पैरालिसिस भी बोलते हैं, ये से नो, और उसको लिटिल डिजीज भी बोलते हैं, ये से नो। समझ में आ गया। तो सेरेब्रल पाल्सी को दो अनदर नेम से जाना जाता है, सेरेब्रल पैरालिसिस एंड आल्सो नोन एज लिटिल डिजीज, ये से नो। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में, कि इसके डेफिनेशन के बारे में। व्हाट इज द सेरेब्रल पाल्सी? सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है बच्चों? इट इज ए कंजेनाइटल डिसऑर्डर। क्या है? इट इज ए कंजेनाइटल डिसऑर्डर। सबसे पहली बात ये क्या है? कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये क्या है? क्रोनिक है, नॉन प्रोग्रेसिव है। क्रोनिक है, नॉन प्रोग्रेसिव है, नॉन कंटाजीनियस, yes or no? It is a chronic, non-progressive, non-contagious neurological disorder of brain. Neurological disorder of brain. Neurological disorder of brain रिजल्ट इन, आपको पता है इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है पैरालिसिस, यस या नो? रिजल्ट इन पैरालिसिस एंड न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, यस या नो? अब मेरी बात सुनिएगा, ये क्या है? सबसे पहले बात, इट इज ए कंजेनाइटल डिसऑर्डर। ये क्या है? कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, क्रोनिक है, लंबे समय तक रुकने वाली बीमारी है, नॉन प्रोग्रेसिव है। इट मींस नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब है जो वहां पे होना था वो हो गया, जितने न्यूरॉन्स को वहां पे डिस्ट्रॉय होना था वो हो गया। यानी कि आप आम भाषा में समझिए, जो नुकसान होना था, जितना एरिया इन्फ्रैक्ट होना था वो हो गया, जितने न्यूरॉन्स की डेथ होनी थी वो हो गई। इट मींस अब वो जो समस्या हुई है, वो जो नुकसान हुआ है वो आगे नहीं बढ़ेगा। आप समझ रहे हो? नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब अब वो आगे और प्रोग्रेस नहीं करेगा। जो जितना डिफेक्ट वहां पे हो गया है, जितना नुकसान उस जगह पे हो गया है, उस ब्रेन के जिस पार्ट में जितने न्यूरॉन्स का डिस्ट्रॉय होना था वो हो गया, बट अब उसके आगे ये डिजीज है जो आगे नहीं बढ़ेगी। नॉन कंटाजिनियस, वहां पे किसी भी प्रकार का इंफेक्शन नहीं होगा, ये नो। यानी कि जैसा होना था वो हो गया एक बार में। क्रोनिक है, नॉन कंटाजीनियस है, आगे बढ़ने वाली बीमारी नहीं है, जो नुकसान हो गया वो हो गया। तीसरी चीज एक और सुन लीजिएगा, नॉन रिकवरी है इसकी, ये वापस ठीक होने वाली बीमारियों में से नहीं है। जिस ब्रेन के जिस एरिया का जितना इंफ्रैक्शन होना था, जहां पे जितने न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय होने थे हो गए, अब उस एरिया का जो बॉडी में कंट्रोल होता है वो चीज कभी भी वापस नहीं होगी। जिस लोब में वो इन्फ्रैक्ट हुआ है, जिस एरिया में वो इन्फ्रैक्ट हुआ, इस एरिया का जो बॉडी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? एक तरीके से कम हो जाएगा, या फिर ये मान के चलो कि होगा ही नहीं। समझिए बात? तो ये है।
इसका रिजल्ट क्या आएगा? वो कुछ भी रिजल्ट हो सकता है बच्चों, न्यूरोलॉजिकल कोई भी डिफेक्ट हो सकता है वहां पे, और वहां पे ऑल्सो कभी भी पैरालिसिस भी देखने को मिल सकता है। ये इसकी डेफिनेशन थी कि ये पहली बात तो ये बेटा कंजेनाइटल है, क्रोनिक है, नॉन प्रोग्रेसिव है, नॉन कंटाजिनियस है, और ये कभी भी क्योर नहीं हो सकती, नॉन क्यूरेबल है। ये भी आप मान के चलना। इस डेफिनेशन में आप ये भी जोड़ सकते हो कि नॉन क्यूरेबल डिजीज है कौन? सेरेब्रल पाल्सी। यस या नो? आप ये भी लिख सकते हो इसमें, नॉन क्यूरेबल, यानी कि ये वापिस से क्योर नहीं होती है। नॉन क्यूरेबल है यानी कि वापिस से क्योर नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गई बात? तो इसके डेफिनेशन की बात होगी। अगर अपन कोजेस की बात करते हैं, अगर अपन इसके कोजेस की बात करते हैं बच्चों, अब कोजेस की बात सुन लीजिएगा मेरी बात। सबसे पहला कोजेस मैंने लिखा है वहां पे हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन लिखा है मैंने, वहां पे हाइपोक्सिया लिखा है। मैं कितने भी कोजेस लिख दूं यहां पे, वो कहीं ना कहीं हाइपोक्सिया की वजह से हो रहे हैं। जैसे मैंने एक लिखा आपके सामने, बर्थ एस्फिक्सिया। क्या लिखा बच्चों? बर्थ एस्फिक्सिया। तो क्या बर्थ एस्फिक्सिया में क्या होता है भाई? ऑक्सीजन की कमी होती है। तो वो बात कहां गई? हाइपोक्सिया पे आ गई। तो मैं आपको सीधा सीधा यहां पे लेके जा रहा हूं कि इसका जो कोज है ना, वो क्या है? एक तरीके से न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन की कमी होना, न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन की कमी होती है, उसकी वजह से वहां पे न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो समस्या होती है वो सेरेब्रल पाल्सी है। मैं यहाँ पे कितनी भी समस्या लिखाऊं, कितने भी कोजेज लिखाऊं, उनका कहीं ना कहीं जो रोल है वो हाइपोक्सिया से है। जैसे मैं एक कोज लिखाऊं आपको, प्रोलॉन्ग लेबर। तो अगर लेबर ज्यादा समय तक चलेगी तो उसका मतलब भी क्या है? प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब ही क्या है बच्चों? हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा वहां पे। यस या नो? अगर मैं वहां पे एलबीडब्ल्यू की बात करूं, लो बर्थ वेट बेबी, आपको पता है कि लो बर्थ वेट बेबी है मोर प्रोन टू बर्थ एस्फिक्सिया या मोर प्रोन टू हाइपोक्सिया। यस या नो? तो यहां तक आपको ये समझ आ रहा होगा, कहीं ना कहीं कोजेज में आपको ये पता चल रहा होगा कि सेरेब्रल पाल्सी के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनमें हाइपोक्सिया हो जाता है। ये तक तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ जाना चाहिए। यहां तक समझ में आई बात? अगर मैं इसके अलावा किसी भी चीज की बात करूं, प्री एक्लेम्सिया की बात करूं, एक्लेम्सिया की बात करूं, प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन की बात करूं बच्चों, वहां पे मैं यस या नो? और अगर अपन यहां पे सबसे जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है इन्फेक्शन, इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन। यस या नो? टेरिटोजेनिक इफेक्ट, किसी भी मेडिसिन वगैरह की वजह से टेरिटोजेनिक इफेक्ट हो जाए। या फिर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, अब देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन कोज, तो मोस्ट कॉमन जो कोज होता है वो होता है इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन। क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन, लाइक टॉर्च, लाइक टॉर्च। यस या नो? तो अगर आपके सामने वहां पे मोस्ट कॉमन कोज पूछा जाए और अगर वहां पे इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन ऑप्शन में हो, तो आपको किसमें जो राइट आंसर देना है वो क्या देना है बच्चों? टॉर्च इन्फेक्शन देना है, या मतलब इंट्रा यूटेराइन जो मतलब इन्फेक्शन है उसको करना है। इंट्रा यूटेराइन जो इन्फेक्शन है वो इसका मोस्ट कॉमन कोज के अंदर आता है। मोस्ट कॉमन कोज के अंदर आता है क्या? इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, ये लाइक क्या है? टॉर्च, टॉर्च जैसा। ये क्या है? इन्फेक्शन है एक तरीके से, इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन। यस या नो? अब अगर अपन ये जो टॉर्च इन्फेक्शन है वहां पे दो एंटीबॉडी देखते हैं। यस या नो? ये जो टॉर्च इन्फेक्शन है वहां पे अपन दो एंटीबॉडी देखते हैं बच्चों, जिसके अंदर आता है एक तो आईजीजी और एक होता है आईजीएम। पहली जो एंटीबॉडी होती है, पहली जो एंटीबॉडी होती है आईजीजी और नेक्स्ट वन होता है आईजीएम। आईजीजी एंड नेक्स्ट वन होता है आईजीएम। किसकी बात कर रहा हूं? टॉर्च की। यस या नो? किसकी बात कर रहा हूं बच्चों?
टॉर्च की बात करो, आईजी जो एम है, आईजीएम है, इंडिकेट करंट इन्फेक्शन। यानी कि टॉर्च का इन्फेक्शन है वो अभी हुआ है, ये इंडिकेट करता है आईजीएम, यस या नो। और जो आईजीजी है वो है ओल्ड इन्फेक्शन के लिए। किसके लिए? इंडिकेट ओल्ड इन्फेक्शन, इंडिकेट ओल्ड इन्फेक्शन, यस या नो। तो ये था टॉर्च के बारे में, यस या नो। अगर आईजीजी एंटीबॉडी है वो बढ़ी हुई है, इट मींस वहां पे जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा पुराना था, और अगर आईजीएम वहां पे बढ़ी हुई मिलती है तो इसका मतलब वो इन्फेक्शन है वो अभी हुआ है, करंटली वहां पे जो इन्फेक्शन हुआ है उसको आईजीएम इंडिकेट करते हैं। समझ में आ गई बात? अब अपन इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। अब अगर अपन इसके टाइप्स की बात करें प्यारे बच्चों, अब अपन इसके टाइप्स की बात करें तो पहला है पायरामिडल, पायरामिडल पाल्सी, यस या नो। पायरामिडल पाल्सी, या इसको बोलते हैं स्पास्टिक, स्पास्टिक पाल्सी। नाम से पता चल रहा है स्पास्टिक, यहाँ पे मसल्स का है ना वो स्पाज्म होगा। यहाँ पे क्या होगा? मसल्स का क्या होगा बच्चों? स्पाज्म होगा। ये मोस्ट कॉमन होता है, यस या नो, ये मोस्ट कॉमन होता है। जो भी टाइप पढ़ाएंगे इसमें से मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? पायरामेडिक या स्पास्टिक है। कितना? लगभग लगभग 65%। कितना बच्चों? लगभग लगभग 65% है वो स्पास्टिक जो पैरालिसिस है, या स्पास्टिक जो पाल्सी है, या जो पैरामिडल जो स्पास्टिक पाल्सी है वो होता है लगभग लगभग 65%। डिफेक्ट और डैमेज इन पैरामिडल शेप, डिफेक्ट इसके अंदर क्या होता है बच्चों? डिफेक्ट और डैमेज इन पायरामिडल सेल, और जिस सेल को नाम देते हैं बेड सेल, यानी कि बेड्स जो नाम की जो सेल होती हैं वहां पे डिफेक्ट होता है, वहां पे डैमेज होता है, यस या नो। डिफेक्ट एंड डैमेज ऑफ पैरामिडल से बेड सेल ऑफ प्राइमरी मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया, यस या नो। यहां तक कोई दिक्कत? प्राइमरी मोटर एरिया की वहां तक होता है, ठीक है। प्राइमरी मोटर एरिया ऑफ मोटर एरिया इन फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब इन सेरिब्रम, इन सेरिब्रम। जो सेरेब्रम है उस सेरेब्रम का जो फ्रंटल लोब है, जो सामने वाला जो लोब है बच्चों, उसमें जो प्राइमरी मोटर एरिया होते हैं वहां पे बेड सेल पाई जाती हैं, उसका जो डैमेज हो जाना स्पास्टिक पाल्सी कहलाता है। क्या होता है? स्पास्टिक पाल्सी कहलाता है मेरे बच्चों। जैसे मैं अगर यहाँ पे ये ब्रेन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आपको पता है ये तो होता नहीं बीच में, दो हेमिस्फीयर होते हैं इसके अंदर, राइट हेमिस्फीयर होता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। ये चंदो यहाँ पे पायरामिड शेप की, यहाँ पे पायरामिड शेप की इसका जो फ्रंटल वाला एरिया है, इसका जो फ्रंटल वाला एरिया है वहां पे कुछ पिरामिड शेप की सेल्स पाई जाती हैं। किस शेप की? पिरामिड शेप की जो सेल पाई जाती हैं, इसीलिए उसका दूसरा नाम क्या है? पिरामिडल। तो जो सेल्स पाई जाती हैं उनको बेड सेल के नाम से जाना जाता है। किस सेल्स के नाम से? बेड सेल के नाम से जाना जाता है। ये प्राइमरी मोटर एरिया की होती है। ये किसकी होती है? प्राइमरी मोटर एरिया की। और अब अगर ये सेल्स हैं, अगर ये डिस्ट्रॉय हो गई, ये सेल्स डैमेज हो गई, तो आपको पता है कि जो फंक्शन प्राइमरी मोटर एरिया का जो फंक्शन है वो फंक्शन अच्छे से नहीं होगा, जैसे चलना, घूमना, फिरना, ये जो सारे फंक्शन हैं ये सारे फंक्शन अल्टर हो जाएंगे, ये सारे फंक्शन अल्टर हो जाएंगे। अब देखिएगा इसमें क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे। तो स्पास्टिक पैरालिसिस के अंदर
पिरामिड शेप की जो बेड सेल होती हैं, उस बेड सेल का डिस्ट्रॉय हो जाना। मैंने आपको बता दिया कि जो फ्रंटल लोब है उसके अंदर कुछ पिरामिड शेप की सेल्स पाई जाती हैं। जो फ्रंटल लोब है उसमें कुछ पिरामिड शेप की सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स का डिफेक्ट होना, इन सेल्स का डैमेज होना स्पास्टिक पैरालिसिस क्रिएट करेगा, इसको स्पास्टिक पाल्सी के नाम से जानेंगे। अब इसके अंदर आपको पता है कि मूवमेंट से लायक दिक्कत आएगी। इसके अंदर अगर अपन इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें, आपको पता है इसमें मूवमेंट से रिलेटेड दिख रहा है। इसका जो साइन एंड सिम्टम की बात करें बच्चों, तो उसके अंदर सबसे पहले आएगा सीजरिंग गेट। ये सुनो, अगर मैं इसके साइन एंड सिम्टम की बात करूं, अगर मैं इसके साइन एंड सिम्टम की बात करूं बच्चों, तो इसका जो साइन एंड सिम्टम है सबसे पहले आएगा वो आएगा सीजरिंग गेट। सीजरिंग गेट, ये सुनो, सीजरिंग गेट का मतलब होता है हाइपरटोनिक मसल। सीजरिंग गेट के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, सुनिएगा देखिएगा, हाइपरटोनिक मसल हो जाएगी। मसल की जो टोन है वो हाइपर ज्यादा बढ़ जाएगी। मसल्स की जो टोन है वो स्पाज्मोटिक हो जाएगी, वो ज्यादा बढ़ जाएगी, हाइपर हो जाएगी। मसल टोन है वो ज्यादा इसकी इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब है इसके अंदर स्पास्टिक टाइप की मसल्स हो जाएंगी, इसमें स्पाज्म रहेगा, मसल्स में अकड़न रहेगी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ये नो, फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। सीजरिंग गेट के अंदर हाइपर टोनिंग मसल, टाइट एंड स्टिफ मसल, टाइट एंड स्टिफ ऑफ मसल। सीधा सीधा सा यहां से सुन लीजिएगा, मसल्स टाइट हो जाती है और मसल्स में खिंचाव बढ़ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है। मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, मसल्स में खिंचाव आ जाता है, मसल्स टाइट हो जाती है, मसल हाइपरटोनिक हो जाती है, जिसकी वजह से जैसा गेट होता है बच्चों उसको बोलेंगे सीजरिंग गेट। सीजरिंग गेट अपन नॉर्मल जैसे चलते हैं वैसे मरीज नहीं चलेगा, इसके अंदर मसल्स टाइट रहेंगी और इस तरीके का गेट चलेगा। यानी कि मसल्स के अंदर जो मूवमेंट्स हैं, मसल्स के अंदर जो मूवमेंट्स है वो नहीं होंगे, थोड़ी सी मसल टाइट हो जाएंगी और उस की वजह से जो जैसे मरीज चल पाता है उसको बोलते हैं सीजरिंग गेट। तो ये सीजरिंग गेट किस में देखा गया है, सेरेब्रल पाल्सी में। क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि जो सीजरिंग गेट है वो किस में देखा जाता है, तो आपका राइट आंसर जाएगा बच्चों सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी के अंदर अपन को सीजरिंग गेट देखा जाएगा। नेक्स्ट में अगर साइन एंड सिम्टम की बात करें, नेक्स्ट में अगर अपन साइन एंड सिम्टम की बात करें तो लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, डिस्फेजिया देखने को मिल सकता है, डिस्फेजिया देखने को मिल सकता है, डिस्फेसिया देखने को मिल सकता है। फेजिया एंड फेसिया, इसमें आएगा डिफिकल्टी इन स्पीच, फेसिया एच फॉर स्पीच एंड जी फॉर, इसके अंदर आएगा स्वालोइंग में, ये से डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, डिफिकल्टी इन स्वालोइंग डिस्फेजिया, एंड डिस्फेसिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्पीच। ये से नो, समझ में आ गई बात। ब्लड विजन, वहां पे विजन में, अरे भाई मल्टीपल सिम्टम्स आएंगे वहां पे, क्या आएंगे, मल्टीपल सिम्टम्स आएंगे वहां पे। समझ में आ गई बात आपको। डेथ भी हो सकती है, डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल्योर, डेथ किसकी वजह से हो जाएगी, रेस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा वहां पे, रेस्पिरेट डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल्योर। तो जो साइन एंड सिम्टम आएंगे इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, सीजरिंग गेट देखने को मिलेगा मोस्ट कॉमन, यस या नो, मोस्ट कॉमन। आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा सीजरिंग गेट किस में देखने को मिलता है, सेरेब्रल पाल्सी में। देन आपको मैंने बताया लोअर एक्सट्रीमिटीज का वहां पे पैरालिसिस हो सकता है, जो
मोटर एक्टिविटीज हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। समझ गए बात। डिस्फेजिया वहां पे देखने को मिलेगा, डिस्फेसिया वहां पे देखने को मिल सकता है, ब्लड विजन वहां पे देखने को मिल सकता है, डेथ तक हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी, क्योंकि आपको पता है कि स्केलेटल मसल्स है उसके ऊपर कंट्रोल कम हो जाएगा। ये चलो तो ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से वहां पे आपको डेथ तक देखने को मिल सकती है। ये साइन एंड सिम्टम है वो वहां पे देखने को मिलते हैं। ये साइन एंड सिम्टम आपको पता है, पहला जो टाइप पढ़ाया था मैंने स्पास्टिक टाइप पढ़ाया था उसी का है। अब दूसरा टाइप, एक टाइप हो गया और जो दूसरा टाइप है वो एक्स्ट्रा पैरामिडल पाल्सी, एक्स्ट्रा पैरामिडल पाल्सी, एक्स्ट्रा पैरामिडल पाल्सी। ये से नो समझ में आ गई बात आपको। डिस्काइनेटिक, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्काइनेटिक। एक्स्ट्रा पैरामिडल पाल्सी इसके अंदर आएगा, क्या आएगा, डिस्काइनेटिक। ये जो टाइप है ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है। क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है। सेरेब्रल पाल्सी का फर्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप था वो था आपका स्पास्टिक वाला 65%। ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है जो लगभग कितना देखने को मिलता है, 30%। ये से नो, ये कितना देखने को मिलता है आपको, 30%। समझ में आ गई बात। इसके अंदर जो पार्ट होगा वो डैमेज होगा, वो होगा बेसल गैंग्लिया। डैमेज पार्ट इज बेसल गैंग्लिया। इसके अंदर जो डैमेज पार्ट होगा बच्चों वो क्या होगा, बेसल गैंग्लिया होगा। इसलिए इससे स्लो, इसके अंदर जो मसल्स का मूवमेंट है ना वो स्लो हो जाता है, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्लो पार्किंसन लाइक मूवमेंट, पार्किंसन लाइक मूवमेंट। इसके अंदर आपको स्लो पार्किंसन लाइक मूवमेंट मिलेंगे जिसको प्रोपल्सिव गेट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोपल्सिव गेट, प्रोपल्सिव गेट बोलते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोपल्सिव जो गेट है वो कहां देखने को मिलता है, ये से नो। तो नेक्स्ट वन अपन बात कर रहे थे एक्स्ट्रा पैरामिडल की, जिसके अंदर डिस्काइनेटिक के बारे में बात कर रहे थे। ये जो टाइप है ये सेकंड मोस्ट टाइप है बच्चों, और जिसके अंदर जो बेसल गैंग्लिया वाला पार्ट है वो डैमेज हो जाता है, और बेसल गैंग्लिया वाला पार्ट डैमेज होने की वजह से स्लो पार्किंसन लाइक मूवमेंट आते हैं, जिसको आपको प्रोपल्सिव गेट के नाम से जानते हो। ये थे नो। तीसरा आता है अटेक्सिक। दो हो गए आपके सामने, तीसरा आता है अटेक्सिक। तीसरा होता है बच्चों अटेक्सिक। ये चैनो अटेक्सिक पाल्सी। इसके अंदर जो एरिया डैमेज होता है, डैमेज जो एरिया होता है वो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम होता है। और ये लगभग कितना होता है, 5% होता है। ये लगभग कितना होता है आपका, 5% होता है। अब आपको पता होना चाहिए सेरिबेलम नाम से पता चलता है जो सेरिबेलम है वो बैलेंस बनाता है, और अगर वहां पे सेरिबेलम वाला एरिया वहां दिक्कत होगी तो बॉडी के अंदर जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, एटेक्सिया। तो अगर इसके साइन एंड सिम्टम की बात करूं मैं, अगर अपन इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें तो पहला जो साइन एंड सिम्टम आएगा बच्चों वो आएगा एटेक्सिया। ये से नो इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल, इन कोऑर्डिनेशन, इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल, इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल, इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल्स को क्या बोलते हैं, अटेक्सिया। यानी जो तीसरा टाइप है इसका जो अटेक्सिया है, इसके अंदर जो डैमेज जो एरिया है वो सेरिबेलम होगा। ये लगभग 5% देखने को मिलता है, और इसके अंदर जो साइन एंड सिम्टम आएंगे वो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम आएगा अटेक्सिया।
ये से नो, ये साइन एंड सिम्टम। दूसरा है अबनॉर्मल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट वन अगर साइन एंड सिम्टम की बात करें तो आएगा अबनॉर्मल कोऑर्डिनेशन। अबनॉर्मल कोऑर्डिनेशन, आपको बॉडी में अबनॉर्मल कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। अनेबल टू परफॉर्म, अनेबल टू परफॉर्म रिपीटेटिव स्किल मूवमेंट। आप कोई भी प्रकार का जो स्किल मूवमेंट है उसको आप अगर उसको रिपीट करने के लिए बोलेंगे तो वो जो स्किल मूवमेंट है उसको रिपीट नहीं कर पाएगा। ये से नो, पुअर हेड कंट्रोल, पुअर हेड कंट्रोल। ये से नो, आपको वहां पे पुअर हेड कंट्रोल देखने को मिलेगा। कांट सिट, नहीं बैठ पाएगा विदाउट सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट, इवन विदाउट सपोर्ट, इवन 8th मंथ। yes या नो, इवन आफ्टर 8th मंथ। यानी कि 8 मंथ के बाद भी, 8 मंथ के बाद भी वो जो बेबी है वो बिना सपोर्ट के नहीं बैठ पाएगा। तो ये जो तीसरा टाइप था बच्चों, ये क्या था? तीसरा टाइप था जिसको बोला अटैक्सिक पाल्सी। क्या था? अटैक्सिक पाल्सी। अटैक्सिक पाल्सी के अंदर जो डैमेज एरिया है वो सेरिबेलम वाला होगा। तो यानी कि बॉडी में जो भी कोऑर्डिनेशन है, जो भी बैलेंस से रिलेटेड चीजें हैं, वहां पे समस्या देखने को मिलेगी। इसलिए इसमें जो साइन एंड सिम्टम आएगा वो अटैक्सिया ही आएगा। इसके अंदर इनकोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंटरी मसल्स, वॉलेंटरी मसल्स के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब नॉर्मल कोऑर्डिनेशन वहां पे होगा। आप उसको कोई भी स्किलफुल जो मूवमेंट है वो आप उसको अगर रिपीट करने के लिए बोलेंगे तो वो सेम टू सेम रिपीट नहीं कर पाएगा। पूर हेड कंट्रोल होगा। और 8 महीने तक जो बच्चा है वो भी क्या नहीं कर पाएगा? विदाउट सपोर्ट के सिटिंग नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसको फोर्थ वन, चौथा टाइप की बात करूं तो अगर मैं इसको कई जगह लिखा है मिक्स टाइप, तो मिक्स बाल्सी है, इसके अंदर ऑल ऑफ अबव। जो अभी जो पढ़ा था वो सारे साइन एंड सिम्टम इसमें आ जाएंगे और वो सारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। ये से नो, तो ये सारा। अगर अपन इसका हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में डायग्नोसिस इवोल्यूशन करें इसका, तो डायग्नोसिस इवोल्यूशन के अंदर अपन हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स थे, इसके साइन एंड सिम्टम में एक और लिख देना, बर्थ ट्रोमा, ब्रेन, बर्थ ट्रोमा ऑफ ब्रेन। ब्रेन में बर्थ के समय किसी प्रकार का ट्रोमा हुआ हो तो भी ऐसा देखने को मिल सकता है। ये से नो, तो फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री के अंदर आपको उसकी माँ या फादर हैं वो किसके बारे में बता देंगे? बर्थ ट्रोमा के बारे में बता देंगे कि उस बच्चे को बर्थ के दौरान किसी प्रकार का कोई ट्रोमा हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये तो था अपना हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरी बात, अगर आपको कंफर्म करना है तो आपका एमआरआई ऑफ ब्रेन, ब्रेन की एमआरआई करने से आपको कंफर्म हो जाएगा, उस एरिया का आपको ये पता चल जाएगा कि वहां पे कितना एरिया है उसके जो न्यूरॉन्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो एमआरआई से आपको कंफर्म हो जाएगा। ऐसे करने को आप उसमें सीटी भी कर सकते हो, लेकिन जो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे एमआरआई से पता चल जाएगा और आपको वहां पे सीटी से भी पता चल जाएगा। ये से नो। अब इसके लिए क्वेश्चन आया, मोस्टली केसेस ऑफ सेरेब्रल पाल्सी की ज्यादातर देखा गया है। ये क्वेश्चन आया था बच्चों, ये लिखिएगा, मोस्टली केसेस ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, मोस्टली केसेस ऑफ सेरेब्रल पाल्सी कि ज्यादातर जो सेरेब्रल पाल्सी के केस हैं उनका 3 साल की एज पे ज्यादा पता चलता है। मोस्टली केस ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, ये से नो, डायग्नोस इज एज ऑफ 3 ईयर,
डायग्नोस इज एज ऑफ 3 ईयर। यानी कि ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मोस्टली जो है ना केस में तो सेरेब्रल पाल्सी का डायग्नोसिस है वो कब होता है, तो 3 साल की एज के अंदर सेरेब्रल पाल्सी का मोस्टली देखा गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए अपन ने आपको यहाँ से एक एक्स्ट्रा लाइन जुड़वाई है। ये क्या है आपके लिए क्वेश्चन था, ये क्या था बच्चों, क्वेश्चन था, ये नो। अब अगर अपन इसमें मैनेजमेंट की बात करें, अब अपन अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में आपको पता होना चाहिए नॉन क्यूरेबल है। क्या है, नॉन क्यूरेबल है, इसका कोई क्योर है ही नहीं। इट इज इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल एंड नॉन क्यूरेबल, वो बात वहीं आ गई। इट इज इरिवर्सिबल एंड नॉन क्यूरेबल, ऐसे नो। अब कि इसको आपको जल्दी से जल्दी एज में इसको रिकॉग्नाइज करना है, आपको इस डिसऑर्डर का जल्दी से जल्दी क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, ये और आपको वहां पे नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी क्या आ जाती है, नर्सिंग की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेफ्टी इज, ये क्वेश्चन आया हुआ है, नर्सिंग प्रायोरिटी, नर्सिंग प्रायोरिटी क्या है बच्चों, सेफ्टी इज प्रायोरिटी। वहां पे प्रायोरिटी जो है वो क्या है, सेफ्टी है। आपको पता है वहां पे मूवमेंट्स में इन कोऑर्डिनेशन है, वहां पे मूवमेंट है वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं है, तो वहां पे जो प्रायोरिटी होगी आपकी, जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सेफ्टी इज द नर्सिंग प्रायोरिटी। तो वहां पे जो नर्सिंग प्रायोरिटी होगी वो होगी सेफ्टी, ये चलो। अब आप वहां पे और कुछ क्या कर सकते हो बच्चों, मसल्स रिलैक्सेंट दे सकते हो, मसल्स रिलैक्स के लिए। आपको पता है जो पहला टाइप था वो स्पास्टिक टाइप का था, उसमें मसल्स का स्पाज्म हो जाता है, ये तो मसल्स स्पाज्म हो जाता है। सक्सिनाइल कोलिन क्या दे सकते हो वहां पे आप, सक्सिनाइल कोलिन, जो क्या है एक तरीके का मसल्स रिलैक्सेंट है, तो आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा उसको मसल्स रिलैक्सेंट दे सकते हो, सक्सिनाइल कोलिन। फिजियोथेरेपी दे सकते हो, फिजियोथेरेपी दे सकते हो जिसके अंदर आपको ट्रेनिंग देनी है किसकी, गेट की, कि आपको किस तरीके से चलना है, तो आप वहां पे एक तरीके से फिजियो भी दे सकते हो, क्या दे सकते हो, फिजियो भी दे सकते हो। अगर वहां पे पोजीशन की बात करें तो वहां पे जो पोजीशन देंगे वो अपराइट पोजीशन देंगे, कौन सी पोजीशन देंगे, अपराइट पोजीशन देंगे आफ्टर मील, खाने के बाद में आपको वहां पे अपराइट पोजीशन देनी है, उसको कौन सी पोजीशन देनी है, अपराइट पोजीशन देनी है। तो आपको पता होना चाहिए। अब अपन को कुछ, आपको पता है ये बीमारी हो गई, इसका कोई इलाज नहीं है, तो अपने को कुछ नहीं करना, उसको एक साधारण सा जीवन जीने के लायक छोड़ना है, उसको थोड़ा सा ऐसा करना है कि भाई हाँ वो अपनी एक्टिविटीज को अच्छे से कर सकता है। जैसे पहला स्पास्टिक टाइप का अगर पैरालिसिस है तो ऐसे कंडीशन में अपन मसल्स रिलैक्सेंट भी दे सकते हैं, तो वहां पे मसल्स हैं वो थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, ये से नो। और उसको अपन फिजियोथेरेपी भी दे सकते हैं, जिसमें जो जिस तरीके का गेट अभी आ रहा है तो उसमें अपन फिजियोथेरेपी देके उसको नॉर्मल गेट की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, ये सियानो। थर्ड वन है कि भाई इसमें पोजीशन है वो आपको पता है कि अपराइट पोजीशन देनी चाहिए, आफ्टर मील खाने के बाद में जो पोजीशन देते हैं वो अपराइट पोजीशन देते हैं, ये सियानो। ये था आपका सेरेब्रल पाल्सी के बारे में, समझ में आ गई बात, कुछ भी नहीं था। सेरेब्रल पाल्सी को दो नाम से जाना जाता है, सेरेब्रल पैरालिसिस, लिटिल्स डिजीज, सेरेब्रल पैरालिसिस एंड लिटिल्स डिजीज, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात क्या है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, नॉन प्रोग्रेसिव है, नॉन कंटाजीनियस है, नॉन इरिवर्सिबल है, नॉन क्यूरेबल है, यहीं से सब पता चल जाएगा। जो हो गया ना, तो इससे ये जो बीमारी है वो इंक्रीज होगी और ना ये वापस ठीक होगी, सीधी सी बात ये है, समझ में आ गई। इसके कोजेज में हाइपोक्सिया है, बर्थ एस्फेक्सिया है, प्रोलोंग लेबर है, एलबीडब्ल्यू है, प्री एक्लेम्सिया है, बर्थ ट्रोमा है, टेटोजेनिसिटी है, मोस्ट कॉमन है वो इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन है, लाइक टॉर्च, टॉर्च है, उसके लिए मैंने दो वो बताई थी आपको,
आईजीजी है, अगर वो ओल्ड इन्फेक्शन है तो आईजीजी बढ़ावा मिलेगा, और अगर करंट इन्फेक्शन है तो आईजीएम वहां पे बढ़ावा मिलेगा। टाइप्स के अंदर पहला था पैरामिडल टाइप्स या स्पास्टिक टाइप, इसमें मसल्स का स्पाज्म हो जाएगा। मोस्ट कॉमन यही देखने को मिलता है, कितना 65%। मोस्ट कॉमन ये देखने को मिलता है, कितना 65%। समझ में आ गई बात। इसके अंदर जो डैमेज होता है वो बेड सेल डैमेज होती है, मैंने बेड सेल क्या होती है वो बता दी थी। ये सियानो उसमें साइन एंड सिम्टम में सबसे मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम आएगा वो सीजरिंग गेट आएगा। क्या आएगा? सीजरिंग गेट आएगा। देन आएंगे लोअर एक्सट्रीमिटीज का पैरालिसिस हो सकता है, डिस्पेसिया हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है, स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है, निकलने के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, विजन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, डेथ तक हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल्योर। यस या नो? एक्स्ट्रा पैरामिडल पाल्सी है जिसको बोलते हैं डिस्काइनेटिक। डिस्काइनेटिक के अंदर, इसके अंदर सेकंड मोस्ट कॉमन होता है, लगभग 30% होता है। डैमेज पार्ट होता है वो बेसल गैंग्लिया होता है, जिसकी वजह से स्लो पार्किंसन जैसे लाइक मूवमेंट वहां पे आपको देखने को मिलते हैं, जिसको प्रोपल्सिव गेट के नाम से जाना जाता है। थर्ड वन इज द एटेक्सिया। एटेक्सिया के नाम से पता चलता है डैमेज जो एरिया है वो सेरिबेलम होगा, और अगर सेरिबेलम हुआ तो वहां पे बैलेंस से रिलेटेड जो भी दिक्कत है वो आएंगे। जो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम उसमें एटेक्सिया आएगा, और एटेक्सिया का मतलब इनकोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल्स, वहां पे अबनॉर्मल कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। वो रिपीट नहीं कर सकेगा किसी भी स्किल मूवमेंट को, किसी भी सेम मूवमेंट को वो रिपीट नहीं कर पाएगा। पूर हेड कंट्रोल होगा। 8 महीने तक का बच्चा है वो भी बिना सारे के नहीं बैठ पाएगा। चौथा है मिक्स टाइप का, जिसमें 3 जो अपने पढ़े हैं वो सारे इसी के अंदर डाल दीजिएगा, मिक्स हो जाएगा। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन है, इससे इसका थोड़ा बहुत पता चल सकता है। एमआरआई इसका कंफर्म टेस्ट है, और आपको पता है कि ये 3 साल के अंदर मोस्टली डायग्नोस होता है। और अगर इसका मैनेजमेंट है तो इरिवर्सिबल है, नॉन क्यूरेबल है, इसका कोई मैनेजमेंट नहीं है। ये अगर स्पास्टिक टाइप का है तो उसके अंदर आपको मसल्स रिलैक्सेंट देना है, फिजियोथेरेपी में उसको गेट की ट्रेनिंग देनी है, खाने के बाद में उसको अपराइट पोजीशन देनी है, ये सारी चीजें करनी है। तो होल अबाउट किसके बारे में? सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। यहाँ से टाइप से रिलेटेड 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। धन्यवाद।